जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वह पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो अपने को ज़िंदगी की तपिश को, तपन को महसूस करना है, सहन करना है, वो भी संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ, कठिन परिस्थितियों में अपने को हिम्मत नहीं हारनी है, जोश जुनून के साथ अपने को मेहनत करनी है। एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। मोमल पब्लिकेशन के आज ये टॉपिक है वो चौथा, राजस्थान का भौतिक विभाजन। इससे पहले हमने देख लिए हैं राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह, राजस्थान के नए जिले व संभाग अनुसार व्याख्या सहित विगत परीक्षाओं में आए हुए सारे सवाल। आज का ये राजस्थान का भौतिक विभाजन टॉपिक से जुड़े विगत परीक्षाओं में आए हुए सवाल देख लेते हैं। सभी राजस्थान ऑल एग्जाम्स रिव्यू है, ये आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी क्लास है। आप जरूर शामिल होइए, साथ में देखिएगा जरूर। वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर कमेंट करिएगा। राजस्थान का भौतिक विभाजन, इसमें हम पढ़ेंगे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीला शुष्क मैदान, बालू का स्तूप, लूणी बेसिन, गुडवाड़ प्रदेश है, जैसे कि शेखावाटी भूभाग, नागौर उच्च प्रदेश, घग्गर का मैदान, यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भाग है। ये सारे इनसे रिलेटेड किस प्रकार विगत परीक्षाओं में सवाल आए हैं वो देखेंगे व्याख्या सहित। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश देखेंगे, जिसमें अरावली का परिचय, अरावली के पठार, अरावली के पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र, पर्वत चोटियाँ। फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें विंध्यन कगार भूमि, मुकुंदरा की पहाड़ी, महान सीमा भ्रंश, हाड़ौती पठार। ये सारे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे हम विगत परीक्षाओं में आए हुए सवालों के साथ। चलिए आज है वो है, पहले हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वैसे के बारे में। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यह मुख्य रूप से ये 4 भौतिक प्रदेश है। फिर इनके अलग अलग उपक्षेत्र है। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को 12 उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान के 12 उपक्षेत्र भी है, जो इनके अलग अलग भाग होंगे। पहला भौतिक भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें मिट्टी रेतीली या बलुई पाई जाती है और जलवायु है शुष्क व अर्ध शुष्क। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में सबसे बड़ा हिस्सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 61.11%, 61.11% है वो क्षेत्रफल है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। वहाँ जनसंख्या निवास करती है वो 40%। मरुस्थलीय क्षेत्र में 40% जनसंख्या है। ये अवशेष है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। अब जिले कौन से, नवीन जिलों के अनुसार भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिले हैं श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, मालोत्रा, जालोर, सांचौर, पाली, ब्यावर का कुछ क्षेत्र, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर। ये जिले सारे के सारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। सेकंड भाग है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की मिट्टी है वो वनीय और यहाँ की जलवायु उपाद्र जलवायु। क्षेत्रफल है 9% और जनसंख्या यहाँ है 10%। अरावली पर्वतीय प्रदेश भाग है गोंडवाना का हिस्सा है ये। कौन कौन से जिले शामिल, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, जो नया जिला सलूम्बर अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, अजमेर, एकड़ी नया जिला, शाहपुरा नया जिला, इस प्रकार ये सारे शामिल है। ब्यावर नया जिला, अलवर, खेरतल, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड़, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू व दौसा, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के हिस्से हैं। फिर नेक्स्ट है तीसरा भाग वो पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी है वह जलोढ़ कछारी मिट्टी है और जलवायु यहाँ की आर्द्र। यहाँ क्षेत्रफल 23% और जनसंख्या ज़्यादा है 39%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से भी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। वहाँ 40% है या 39%, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से वो देखा जाए तो वहाँ जनसंख्या पश्चिम मरुस्थल में बहुत कम है। पूर्वी मैदान में ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। यह पूर्वी मैदानी प्रदेश अवशेष किसका है, तैतीस सागर का अवशेष। और इनमें शामिल जिले जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, कोटपुतली, बहरोड़, अलवर, खेरतल, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, टोंक व बांसवाड़ा। ये सारे जिले हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग है। फिर चौथा भाग है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ की मिट्टी काली, यहाँ कपासी मिट्टी है और यहाँ की जलवायु अति आर्द्र जलवायु दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। यहाँ क्षेत्रफल है 6.89% और जनसंख्या यहाँ 11% और ये हिस्सा किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये दोनों 33 सागर के अवशेष है और
बाकी अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, साबुरा, चित्तौड़गढ़ व पूर्वी बांसवाड़ा क्षेत्र और ये जिले हैं वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आते हैं। अब देखिए सवाल किस प्रकार इस टॉपिक से आए वो देख लेते हैं। सवाल, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है? यूआरओ एग्जाम 2023 में यह पूछा गया सवाल। तो भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान के 12 उपक्षेत्र हैं। फिर सेकंड सवाल, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? राजस्थान को भू आकृति की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ये भी यूआरओ एग्जाम में आया सवाल। तो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? जो अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान है वो शेखावाटी प्रदेश, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना जो भी जिले हैं वो, जहाँ कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, पुराने ज़माने में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है ज़्यादातर, तो वो शेखावाटी प्रदेश है, अंतःस्थलीय प्रवाह का मैदान। अब सबसे पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार सवाल बने रेतीला शुष्क मैदान से, वो देख लेते हैं पहले। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, ये सही है। और अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये भी सही है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, ये सही नहीं है। बाकी 1 और 2 ये सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, ये तीसरा। बालू का स्तूप मुक्त जिला है वो जोधपुर का नहीं है। जोधपुर का कुछ फलोदी है जो वर्तमान में वो थोड़ा सा आता है। इसके अलावा पोखरण आता है, ये जिले इनके क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त में आते हैं, लेकिन संपूर्ण जोधपुर जिला है वो बालू का स्तूप मुक्त जिला नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक युग की चट्टानें वो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। कॉलेज व्याख्या था 2019 में ये सवाल आया। जिलों के पुनर्गठन के बाद राज्य के जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा व बाड़मेर जिलों के कुछ भाग परतदार चट्टानों से ढका हुआ है जो टर्शियरी काल से प्लेस्टोसिन काल की है। ये सारी परतदार चट्टानें, जिनमें चूने की चट्टान व सेल प्रमुख है। इनमें कुछ चट्टानों में जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष पाए जाते हैं। जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष भी यहाँ पाए जाते हैं। चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है जुरासिक काल की, वो है जैसलमेर और बाड़मेर में। बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश उच्चावशीय भाग समुद्र तल से कितने मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है? तो राजस्थान का अधिकांश जो उच्चावशीय भाग है वो 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी श्रेणी का संबंध है वो किससे? 2023 में अध्यापक भर्ती एसएसटी सब्जेक्ट से ये सवाल आया। लाठी श्रेणी वो जलभूत एक गहरी पट्टी है, जैसलमेर के लाठी सीरीज में पाई जाने वाली ये जल की पट्टी है। लाठी सीरीज क्या है? वो लाठी श्रेणी पूछा है, ये लाठी सीरीज पूछा है। ये भी भौगोलिक बेल्ट है यानी जल की पट्टी है। ये 2007 में कई एग्जाम में आया, 2022 में भी आया, 19 में आया। लाठी सीरीज भौगोलिक बेल्ट है, जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक्सप्लेन है कि जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक, जैसलमेर जिले में जो पोखरण है वहाँ से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान के सीमा के सहारे का क्षेत्र, जहाँ की त्रियासिक काल के चट्टानों में मीठे जल का अथाह भंडार और सेवन घास पाई जाती है, वो लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पोखरण से लगा करके मोहनगढ़ तक का इलाका जो पाकिस्तान सीमा के सहारे है, वहाँ मीठे जल का भंडार है और सेवन घास भी पाई जाती है, तो वो लाठी सीरीज क्षेत्र है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ स्थित है? आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? आकलवुड फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर में, ज्वास्मा है जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में यह है। 7वां क्वेश्चन, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो राजस्थान के मैदान है उसमें वो जो उपजाऊ क्षेत्र है वो रोही के नाम से जाना जाता है। रोही। मरुस्थलीय क्षेत्र में बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि को रोही कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें बरखान का जो रेत के टीले हैं उसमें बरखान जो अर्धचंद्राकार टीले, उनमें निम्न भूमि क्षेत्र में जो उपजाऊ भूमि है वो रोही कहलाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में उपजाऊ भूमि है वो रोही कहलाती है। 8वां क्वेश्चन, आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है? तो यह काष्ठ जीवाश्म उद्यान से संबंधित है, यानी लकड़ी का जीवाश्म उद्यान है। जैसलमेर के आकल गांव में जुरासिक काल लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष हैं, अर्थात विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष हैं। यह वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन की पहचान करनी है। पश्चिमी रेतीला मैदान टेथिस महासागर का अवशेष है, बिल्कुल सही, हम पढ़ चुके हैं। पश्चिमी जो रेतीला मैदान है वो प्राचीन टेथिस महासागर जो खारे पानी का महासागर था उसका अवशेष है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है,
अरावली गुलित पर्वतमाला है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी पठार है वो गोंडवाना भूमि का विस्तार है, बिल्कुल सही है। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था, नहीं, उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा नहीं हुआ, हम पढ़ चुके हैं। वो तैतीस सागर का अवशेष था। राजस्थान में केवल 2 प्रकार के अवशेष है, गोंडवाना लैंड के और तैतीस सागर के, तो ये कह रहा है सिंधु नदी का क्षेत्र, तो वो गलत हो गया। राजस्थान में अरावली व पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड के और मरुस्थलीय व पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो तैतीस सागर के अवशेष है। तो राजस्थान में ये इसका जो उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण वो सिंधु नदी द्वारा नहीं हुआ है, तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो तैतीस सागर के अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति जो मेवाड़ प्रदेश में, बिल्कुल गिरवा उदयपुर बेसिन की आकृति है मेवाड़ प्रदेश में। उदयपुर घग्गर का मैदान है वह चूरू जिले में स्थित है, ये गलत है। घग्गर का मैदान चूरू में नहीं है, हनुमानगढ़ के आसपास है, इसलिए गलत हो गया कथन। घग्गर का मैदान है वो हनुमानगढ़, गंगानगर व अनूपगढ़ जिलों में विस्तृत है। घग्गर का मैदान कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, जहाँ घग्गर नदी अपवाहित होती थी, क्षेत्र था उनका। गंगानगर है, अनूपगढ़ जिलों में यह विस्तृत है, जो घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां सवाल, जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की शैलें हैं यानी चट्टानें किस प्रकार की है? किस युग की है? जुराग्रिक बालू का पत्थर की है। 12वां सवाल, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें सही कथन की पहचान करनी है, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र के सही कथन की। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है, ये तो सही कथन है। राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले हैं। थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 50% भूभाग गिरता है। 50% नहीं, हम पढ़ चुके हैं 61.11% ये क्षेत्रफल गिरता है, तो ये गलत कथन है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल नहीं है, ये गलत है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यह तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, तो ये भी गलत है। देखो एक्सप्लेन देख लेते हैं सारा का सारा। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल भूभाग का 61.11 भाग यानी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। कई बार ये सवाल पूछा है कि थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में कितना है, ये परसेंटेज ना देकर के कई बार ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के भूभाग का लगभग 2/3 क्षेत्र ये घेरता है। इसरो की रिपोर्ट 2007 के अनुसार थार का मरुस्थल राज्य के 67% भाग पर फैला है। इसरो की रिपोर्ट 2007 कहती है कि 61.11 पर ना फैल करके राजस्थान के 67% भाग पर थार का मरुस्थल है। यहाँ शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। वो ऊपर क्या कहा है इसने, क्या तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, जहाँ 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वो 10 सेंटीमीटर से कम का था, लेकिन 20 से 50 सेंटीमीटर बरसात है वो यहाँ होती है थार के मरुस्थल में। और जलवायु यहाँ कैसी है? शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो है 1,19,250.67 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ये ऐसा कह रहा है। 1,75,000 आपको याद रखना है, 1,75,000 के आसपास का आंकड़ा आते ही ऊपर आओ या थोड़ा कम आओ, पूरा फिक्स्ड डाटा नहीं आया, 1-2 सवाल मैंने देखे हैं, लेकिन आपको 1,75,000 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। तो इसका करेक्ट है 1,80,000 के वर्ग किलोमीटर के आसपास। यह पुलिस परीक्षा 2022 में ये सवाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां सवाल पूछ रहा है, निम्न को सम्मिलित करना है। वीडियो मेंस एग्जाम में ये सवाल है। एक तरफ सूची 1 जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं वो कहाँ स्थित है वो बताना है। जैसे बरखान, तो बरखान है वो बालू का स्तूप। बरखान रेत के टीले हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। लाठी श्रृंखला यह भूगर्भिक जल पट्टी है, हम पढ़ चुके हैं जैसलमेर और पाकिस्तान के सीमा पर, पाकिस्तान के सीमा के सहारे मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी। इंचलबर्ग, इंचलबर्ग क्या है? अबू पर्वत खंड को इंचलबर्ग कहा जाता है। और पलाया, पलाया है जैसलमेर में खड़ी या शुष्क झीलें होती है, वो पलाया कहलाती है जैसलमेर में। तो ये सही सुमेल हो गया, इसका 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां सवाल, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? 61%, 61.11। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह बीड़ कहलाते हैं। बीड़ और बीहड़ है वो चंबल नदी का क्षेत्र है, वो बीहड़ है, ये थोड़ा फर्क है बीड़ और बीहड़ में।
बीड़ राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह, और बीहड़ है वो चंबल नदी का उपवास क्षेत्र है, वो बीहड़ कहलाता है, जो कि अपने राजस्थान के पूर्वी भाग में, जहाँ जो 6 जिलों में चंबल नदी जहाँ बहती है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, वहाँ। बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू व चूरू में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू व चूरू, यहाँ जो स्थानीय भाषा में घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल। राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम है चारागाह का। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दक्षिणी भाग। थार मरुस्थल में जो दक्षिणी भाग है वो कम ऊंचा है, यानी गहराई उसकी ज़्यादा है। थार का मरुस्थल की राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई 640 किलोमीटर। देखो, थार का मरुस्थल है उसकी राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई है वो 640 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है, यानी लंबाई ज़्यादा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है, चौड़ाई कम है। राज्य में मरुस्थल का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर। राजस्थान में मरुस्थल का सामान्य ढाल किस प्रकार है? पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि उत्तर पूर्व में ऊंचा भाग है और पश्चिम दक्षिण में नीचा भाग है। ये कह रहा है सामान्य ढाल है वो पूर्व उत्तर में ऊंचा रह गया और पश्चिम दक्षिण में नीचा रह गया। उत्तर व पूर्वी क्षेत्र की औसत ऊंचाई वह 300 मीटर है, यानी उत्तर पूर्व में यह जो थार मरुस्थल है यह 300 मीटर ऊंचा है, और दक्षिण भाग की औसत ऊंचाई 150 मीटर है, यानी नीचा भाग है या गहरा भाग है। दक्षिण भाग पश्चिमी दक्षिण में केवल 150 मीटर ही है इसकी ऊंचाई। अतः मरुस्थलीय प्रदेश का दक्षिण भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल को इस नाम से भी जाना जाता है, थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में स्थित? व्यर्थ भूमि जो योग्य भूमि नहीं है वो जैसलमेर में ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? थार के मरुस्थल से संबंधित विशेषता नहीं है। यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल ये तो सही कह रहा है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन यहाँ नहीं पाए जाते। सदाबहार वन राजस्थान में माउंट आबू के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते, ये गलत हो गया। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। 22वां क्वेश्चन, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। यह ग्रेड सेकंड शिक्षक 2017 में आया सवाल, 67%। ये इसरो की रिपोर्ट 2007 कह रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है सवाल। 23वां क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप निम्न में से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, यानी कि आकार की संरचना की दृष्टि, निर्माण की दृष्टि से राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप वो निम्न में से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। किसका? उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का। उत्तरी वृहत मैदान जो गंगा का मैदान है वहाँ, और प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण का अपने भारत में, उसका हिस्सा है ये अपने राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये पूरे भारत की बात कर रहा है। आकार की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से राजस्थान में जो ये हिस्से हैं, जो अलग अलग 4 भौतिक भाग है, वो भारत के कौन से हिस्सों में शामिल है वो बात करा। उत्तरी वृहत मैदान अपने जैसे अपने घग्गर का मैदान वगैरह, ये ऐसे राजस्थान के भाग हो गए। शेखावटी प्रदेश ये उत्तरी वृहत मैदान कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जैसे दक्षिण पूर्वी पठार अपने राजस्थान का, ये सारे वो प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। भौतिक प्रदेशों से जुड़ा ये सवाल। देखो, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है, बिल्कुल ये सही कह रहा है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ये क्या कह रहा है? राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ये गलत हो गया। अरावली पर्वतीय प्रदेश 11% के आसपास है। राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी गलत है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश विस्तार, ये गलत हो गया। देखो, मैंने थोड़ा सा गलत कहा है आपको। जो पूर्वी भाग अरावली है वो 9% के आसपास है, 11% के पूर्वी मैदान है। देखो, अब क्षेत्रफल का, राज्य के 61.11% भूभाग पर मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल, और 9% भूभाग पर अरावली है, 23% भूभाग पर पूर्वी मैदान है, और 7% के आसपास है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये क्षेत्रफल, मैंने वो कहा वो जनसंख्या का कह दिया, सॉरी गलत कहा है। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल में 61.11% पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और 9% पर अरावली, 23% पर पूर्वी मैदान, और 6.89% पर दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। 25वां सवाल, बाप बोल्डर्स, कई बार सवाल आया। बाप बोल्डर्स यहाँ भूगर्भिक संरचना किस युग से संबंधित है? तो ये कार्बोनिफेरस, जो जोधपुर में ही है। बाप बोल्डर्स भूगर्भिक संरचना
वो कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नया जिला बना उसकी ये बात करा, फलोदी जिला। फलोदी जिले में प्रमुख कार्बोनिफेरस काल यानी 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व की अर्ध गोलाकार चट्टानों के संस्तर जिन पर हिमानी युगीन चिन्हांकित है, यह चट्टानें भाप बोल्डर चट्टानें कहलाती है। अब वर्तमान में ये फलोदी जिले में आ गई। फलोदी पहले जोधपुर में था, तो फलोदी में यह हिमानी युगीन चिन्ह है या अर्ध गोलाकार चट्टानें, तो वो भाप बोल्डर्स कहलाती है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। राजस्थान का अधिकांश जो उच्चावचीय भाग है वो औसत समुद्र तल से 250 से 300 मीटर ऊंचा है। 27वां क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट जो लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में जो लवणीय झीलें उनको डांड कहा जाता है, डांड। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को डांड कहा जाता है। बालू का स्तूपों के मध्य बरसात का पानी भरने से बनी अस्थायी झीलों को स्थानीय भाषा में रन या टाट भी कहता है। रन टाट वो क्या है? बालू का स्तूप के जो मध्य थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, अस्थायी झीलें बन जाती है और उसमें पानी भर जाता है, तो वो स्थानीय भाषा में रन कहलाता है। पलाया वायु के अपर्दन से निर्मित जो गड्ढों में बनी अस्थायी झीलें हैं जहाँ पानी भर जाता है, वायु के अपर्दन से जहाँ मिट्टी का इकट्ठा हो जाता है और गड्ढा बन जाता है, गहरा गड्ढा, वो पलाया या खड़ीन कहलाती है और वो बरसात के समय पानी से थोड़ी बहुत भर जाती है। 28वां क्वेश्चन, भाप बोल्डर बेल्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर। जिलों के पुनर्गठन के बाद ये फलोदी जिले में आ गई, पढ़ चुके हैं हम इसको। 29 क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? मरुस्थलीय जिले राजस्थान में 12, लेकिन वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के बाद ये 18 जिलों में मरुस्थल का विस्तार, 18 जिले हो गए, हम ऊपर देख चुके हैं। 18 जिलों में अब वर्तमान में मरुस्थलीय प्रदेश है। 30वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो 2/3 भाग, 2/3 भाग 100.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बालू का स्तूप संबंधित सवाल किस प्रकार आए हैं? बालू का स्तूप बरखान है। बरखान क्या है? रेत का टीला। अध्यापक भर्ती L1 2023 में ये सवाल आया। बरखान रेत का टीला है। बरखान ये कैसे बनते हैं, क्या बात है, इनसे जुड़ी कहानी। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, यानी चंद्रमा के आधे आकृति में जब पवन के द्वारा मिट्टी उड़ जाती है और वो वहाँ किसी सहारे, अपने वृक्षों के सहारे, ज़्यादातर बबूल वगैरह होती है, तो वो अर्धचंद्राकार आकार लेती है, वहाँ उड़ उड़ करके जमा हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह जा करके, तो मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में हो जाता है, चंद्रमा की आधे आकृति में। तो निर्मित जो शिलाकृति है वो बरखान बालू का स्तूप उसको कहते हैं। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और मरुस्थलीकरण के लिए ये बालू का स्तूप सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। देखो ये सर्वाधिक गतिशील है, एक जगह से दूसरी जगह ये हटते रहते हैं क्योंकि हवा ज़्यादा पश्चिम मरुस्थल में आने के कारण। मरुस्थलीकरण के लिए ये बालू का स्तूप सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। ज़्यादातर फैलाव जो रेत का यही करते हैं बालू का स्तूप। सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप है वो ये बरखान है। बालू का स्तूप के अलग प्रकार है, लेकिन सर्वाधिक नुकसानदायक वो बरखान है। ये इस प्रकार बन जाते हैं जैसे यहाँ कोई वृक्ष है, वृक्ष खड़ा है, यह उड़ करके इसके टकरा करके ऐसे बन जाते हैं अर्धचंद्राकार आकृति में हवा के सहारे यहाँ, तो ये बरखान है और ज़्यादातर मरुस्थलीकरण का ये फैलाव करता है। ये बालू का स्तूप मंद पवनाभिमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये सवाल है। बालू का स्तूप किस प्रकार होता है? मंद पवनाभिमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। यानी मंद पवनाभिमुखी ढाल यानी जैसे कि इधर से तेज आवाज़ चलती है, तीव्र आवाज़ चलती है, तो इसका मुख ऐसे हो जाएगा, इसका मुख सामने ना होकर के ऐसे होगा, तो ये तीव्र पवनाभिमुखी ढाल, यानी तीव्र जो पवनें आ रही हैं उसके सामने इसका मुख नहीं होगा, उल्टा होगा, मंद पवनाभिमुखी ढाल में होगा, यानी ऐसे सामने ना बन करके उल्टा बनेगा। तो ये कथन ये कह रहा है बालू का स्तूप मंद पवनाभिमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होगा। ये सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र जैसलमेर, शेखावटी क्षेत्र नहीं, ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है ऐसा कह रहा, तो जैसलमेर में सर्वाधिक और उसके बाद ये शेखावटी क्षेत्र में भी बालू का स्तूप पाया जाता है। जैसलमेर और शेखावटी क्षेत्र में। भालेरी गांव चुरू में सर्वाधिक, ये सर्वाधिक कहाँ? भालेरी गांव जो चुरू स्थान है वहाँ सर्वाधिक बालू का स्तूप। इसके अलावा पोखरण, मोहनगढ़ जो जैसलमेर में, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में, लूण करणसर और देशनोक बीकानेर में ये बरखान पाए जाते हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी राजस्थान के ओसिया जोधपुर में, भालेरी चुरू में और देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो जैसलमेर में। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में मिलते हैं। अब देखो एक्सप्लेन, अनुदैर्ध्य, यहाँ पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं। जिस प्रकार पवनों की दिशा है उसी प्रकार ये बढ़ते जाते हैं, पवनों की दिशा के अनुसार ये बनेंगे, ऐसे पवनों की दिशा है उस अनुसार ये बढ़ते जाएंगे।
बालू का स्तूप नदी बेसिनों के पास ये अधिक पाए जाते हैं, जैसे लूणी, जवाई, घग्गर बेसिन, वहाँ ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। सर्वाधिक है जैसलमेर और बीकानेर में। विस्तार जिलों के पुनर्गठन के बाद ये जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण में, फलोदी में यह बालू का स्तूप है और सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। उदाहरण सीफ बालू का स्तूप, सीफ नाम का जो बालू का स्तूप है वो इसमें आता है और ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप माना जाता है। ये सर्वाधिक ऊंचे हैं, जो पवनों के समानांतर, जिस प्रकार हवा बह रही है उसके समानांतर ये बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार हवा है तो इस प्रकार वो बढ़ते जाएंगे और ज़्यादातर नदियों के किनारे, लूणी, जवाई, घग्गर बेसिन के पास। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत हैं? तो बालू का मुक्त प्रदेश। रेतीले शुष्क मैदान में ऐसा क्षेत्र जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत है, बालू का मुक्त प्रदेश, यानी जहाँ रेत नहीं है, थोड़ी बहुत चट्टानें हैं, तो वो बालू का मुक्त प्रदेश हो गया। वो ऐसा क्षेत्र कहाँ कहाँ है वो भी देख लेते हैं। 41% के आसपास बालू का मुक्त प्रदेश है। देखो, बालू का मुक्त प्रदेश रेतीले शुष्क मैदान के पूर्वी भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। जैसे रेतीला शुष्क मैदान हो गया, उसके भी दो भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के, जिसमें एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कहाँ है? इसका विस्तार पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा जिला जो बालोतरा में, फलोदी तहसील जो जिला फलोदी। ये पोखरण, बालोतरा और फलोदी ये बालू का स्तूप मुक्त है। 41.5% है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र माना जाता है। तो पूरे मरुस्थल को 100% मान करके ये बात कर रहा है। निम्न में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? हम पढ़ चुके हैं बरखान। प्रचलित जो पवन की दिशा है उसके समांतर ये विकसित होते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? राजस्थान बीकानेर जिले में पोंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होता है? यह थोड़ा अनुदैर्ध्य जो पवन के समानांतर बनते थे, यह अनुप्रस्थ है, यह पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। पवन की दिशा है उस दिशा के समकोण पर बनेंगे, इस प्रकार ये बनते जाएंगे। पवन की दिशा इधर पवन बह रही है तो ये इधर समकोण पर इधर बनेंगे जाकर के। अब ये बनते कहाँ हैं? बीकानेर पूगल में, गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ में, रावतसर और चूरू व झुंझुनू जिलों में ये बनते हैं। 7वां क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में बरखान एवं परवलई अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? फलोदी, पोखरण। 9वां क्वेश्चन, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यह 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनाभिमुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? बरखान। मंद पवनाभिमुखी ढाल और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला बरखान होता है। 12वां क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? 41.5%। 41.5% भाग है जो रेत के टीलों से मुक्त है, यानी यहाँ चट्टानें पाई जाती है। तो फलोदी, पोखरण ये क्षेत्र हमने देखे हैं, बालोतरा। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 58.50% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं और शेष 41.50% भाग पर स्तूप रहित क्षेत्र हैं। यानी 58.50% भाग पर मरुस्थलीय प्रदेश के ये दो हिस्से कर रहा है, इसमें बालू का स्तूप वाला 58.50% है और बालू का स्तूप मुक्त वाला, रहित वाला वो 41.50%। तो केवल 3 क्षेत्रों में आसपास, फलोदी, पोखरण, बालोतरा। राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं 60%। राजस्थान के पश्चिमी रेतीली, हाँ ये एग्जैक्ट इसने वो 60% आसपास, यानी 58% है, 58.50, वो 60% हो गया, इसलिए ये एग्जैक्ट उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो इनके अनुसार ये 60% ही माना जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृति का प्रभाग नहीं है? पश्चिमी और पूर्वी घाट ये स्थलाकृति वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बजादा है वो नहीं है, सीप है, बरखान है, पैराबोलिक है। यह पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर्वतीय जल समाप्त हो जाता है वो बजादा कहलाता है। बजादा क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर्वतीय जल समाप्त हो जाता है वो बजादा कहलाता है। नेक्स्ट 16वां सवाल, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक है वो बालू का स्तूप है। पैराबोलिक परवलयाकार बालू का स्तूप, हेयर पिन जो बालों में पिन लगाने वाले उसके आकार का ये बालू का स्तूप होता है, जिनका विस्तार बीकानेर में सर्वाधिक है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में ये है हेयर पिन के आकार का
बालू का स्तूप है ये पैराबोलिक। इन बालू का स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं हेयर पिन के आकार के। महिलाओं के बालों में लगाने वाली जो पिन है उसके आकार का ये बालू का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा के आकार के मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। उसमें पवन की दिशा बार बार बदलने के कारण ये तारे के आकार के बालू का स्तूप तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। पवन की दिशा बदल जाती है तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर तारे जैसी आकृति का ये बढ़ जाता है। सीप है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। सीप जब बरखान बालू का स्तूप की भुजा एक और बढ़ जाती है तो सीप बालू का स्तूप का निर्माण होता है। विस्तार चूरू बीकानेर जैसलमेर। जब बरखान बालू का स्तूप जैसे ये है जो पवन अभिमुखी ढाल है मंद पवन की ओर इसका मुख है और चंद्राकार, तो ये इसकी एक भुजा बढ़ जाती है यानी यहाँ ज़्यादा हो जाती है तो वो सीप बालू का स्तूप का निर्माण होगा। सीप बालू का स्तूप एक भुजा बढ़ने का है। तो इसका विस्तार कहाँ? चूरू में, बीकानेर में और जैसलमेर में। 19वां क्वेश्चन, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है बरखान। राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थली। थली क्या है? मरुस्थल का ऊंचा जो उठा भाग है वो थली कहलाता है। ये बीकानेर, चूरू और गंगानगर में स्थित है। मरुस्थल का ऊंचा उठा भाग वो थली कहलाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांश बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक है। राजस्थान पश्चिमी मरुस्थल में सबसे ज़्यादा बालू स्तूप है वो पैराबोलिक है। राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई? मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। पलाया झीलें कहाँ? जो खड़ी झीलें मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में इन झीलों का निर्माण होता है, पलाया झीलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? थार मरुस्थल है उसकी स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूपों से है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। इंसलबर्ग है, माउंट आबू का खंड है, पैराबोलिक, बरखान, रेखीय, ये सारे बालू का स्तूप प्रकार है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढालनुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टान को जर्मनी भाषा में इंसलबर्ग व स्थानीय भाषा में द्वितीय पर्वत कहा जाता है। देखो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें ढालनुमा जो पाई जाने वाली जो खड़ी चट्टान है उसको जर्मनी भाषा में इंसलबर्ग कहते हैं और स्थानीय भाषा में इसको द्वितीय पर्वत कहते हैं। इसके चारों ओर पानी भरा होता है, उदाहरण सांबर झील के आसपास इसके चारों ओर पानी भर जाता है। राजस्थान के भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण करें। क्या सवाल? राजस्थान के भौतिक आकृति के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण करना है। इनमें से सही कथन कौन से हैं वो बात कर रहा है। देखो थार मरुभूमि में बालू का स्तूप के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त है वो मर हो कहलाता है, ये सही है। और इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है, ये सही है। डोरा पर्वत जो जालोर में। उत्काल स्थलाकृति बनास बेसिन में नहीं पाई जाती, ये गलत हो गया। उत्काल स्थलाकृति वो चंबल बेसिन में पाई जाती है। और महान सीमा भ्रंश अरावली के पश्चिम भाग के सहारे स्थित है, नहीं महान सीमा भ्रंश अरावली के पश्चिमी भाग के सहारे नहीं है, पूरी भाग में ये। तो ये दो कथन गलत हो गए, दो सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? ढांड के नाम से मरुस्थल में पलाया झील है। ढांड मरुस्थलीय क्षेत्र में जो विशिष्ट लवणीय झीलों को ढांड कहते हैं। ढांड ऐसे नाम आते हैं, तो ये लवण की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो ये मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है बरखान, रेत का टीला। नेक्स्ट सवाल, अब लूनी बेसिन से जुड़े सवाल। गोडवाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन किस पारिस्थितिकी प्रदेश का भाग है? तो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ये भाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लूनी बेसिन आता है। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? इसी को लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। कई एग्जाम में ये पूछा गया सवाल। लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, सांचौर, अजमेर, बालोतरा एवं सिरोही में, यानी इन जिलों में इसका विस्तार लूनी बेसिन का। जहाँ लूनी का आपात क्षेत्र है वो पाली, जोधपुर, बाड़मेर, सांचौर, अजमेर, बालोतरा, सिरोही। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। जिनमें से थार मरुस्थल के भाग है, थार मरुस्थल कौन से भाग है वो पूछ रहा है, तो गोडवाड़ प्रदेश आएगा, शेखावटी प्रदेश आएगा और इसके बाद घग्गर का मैदान आएगा। बनास का मैदान है वो थार मरुस्थल का भाग नहीं है, यह दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है, दक्षिण पूर्वी मैदान का भाग है बनास का मैदान सॉरी। 5वां सवाल, सूसी वन को सूसी सेकंड से सम्मिलित करना है। भूआकृतिक प्रदेश और ये कहाँ है वो ये कह रहा है। व्यवहार प्रदेश क्षेत्र में जो पहाड़ है वो गिरवा कहलाते हैं। हाड़ौती पठार, शेखावटी प्रदेश में शेखावटी प्रदेश अंत प्रवाहित प्रवाह क्षेत्र है और घग्गर का मैदान नाली और हाड़ौती पठार मुकुंदरा पहाड़ी सोई माधुर के आसपास ये। तो इसका सही देख लेते हैं, फिर भी 4 सही है, यानी कि 1 में 3 होगा। मेवाड़ में गिरवा उदयपुर के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है वो, हाड़ौती पठार है, मुकुंदरा पहाड़ी आएगी और शेखावटी प्रदेश अंत प्रवाही क्षेत्र जो घग्गर नदी का क्षेत्र
कांतली नदी का, सॉरी, और घग्गर का मैदान है उसके जो आसपास का इलाका वो नाली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी मरुप्रदेश का अंग नहीं है। विंध्य कगार भूमि वो पश्चिमी मरुप्रदेश का अंग नहीं। नागौर उच्च भूमि है, घग्गर मैदान, गोडवाड़ भूमि, ये सारे, यानी मुख्य रूप से 4 भागों में इसको बांटा गया राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को। इसमें घग्गर का मैदान, नागौर उच्च भूमि और गोडवाड़ भूमि या लूणी बेसिन इसको कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? एक वो शेखावटी प्रदेश, मैंने 3 बताए, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, घग्गर मैदान और गोडवाड़ भूमि। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ये भाग है। लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का भाग है? लूणी बेसिन पश्चिमी मरुस्थल में। नेक्स्ट सवाल 9वां, मालानी पहाड़ी जालोर बाड़मेर, मालानी जो पर्वत श्रृंखला है वो लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग है, लूणी बेसिन का, और ये कहाँ है? जालोर बाड़मेर में। डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर ये भाग है, ये सारे भाग है लूणी बेसिन के। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? लूणी बेसिन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें शुष्क रेतीला मैदान, लूणी बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, इसका मिलान करना है। इसमें देखो ए में 4 आएगा शुष्क रेतीला मैदान, बाप बोल्डर जो फलौदी में। लूणी बेसिन में आएगा पचपदरा जो बाड़मेर की झील है, ये लूणी बेसिन बाड़मेर आता है इसमें। शेखावटी प्रदेश डेगाना, नागौर झील और घग्गर का मैदान नाली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी भूभाग संबंधित किस प्रकार सवाल आए वो देख लेते हैं। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को शेखावटी प्रदेश कहते हैं। शेखावटी प्रदेश को बांगर प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश के 2 और नाम है, एक बांगर प्रदेश और एक आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र। बांगर और बागड़, इसमें ध्यान रखना, बांगर है वो शेखावटी प्रदेश को और बागड़ है वो दक्षिणी भाग जहाँ बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? बनास बेसिन है वो बांगर का नहीं है, शेखावटी है, घग्गर बेसिन है और गोडवाड़ बेसिन है, ये है बनास बेसिन है वो बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। राजस्थान के बांगर प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजसमंद है वो नहीं। बांगर प्रदेश में देखो कौन कौन से जिले आते हैं, चुरू आएगा, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, नागौर व डीडवाना, कुचामन, यह आएगा बांगर प्रदेश में। राजस्थान में किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावटी अंचल। शेखावटी में चूनेदार अधस्तर अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? जोहड़। शेखावटी में जो चूनेदार जो कच्चे कुएं हैं उनको स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। शेखावटी क्षेत्र पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। नाडा, शेखावटी क्षेत्र में पक्के कुओं को नाडा कहते हैं, पक्के कुएं वो नाडा कहलाते हैं और कच्चे जोहड़ कहलाते हैं। निम्न में से कौन से सही सुमिलित है? घग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला, ये सही है। शेखावटी प्रदेश में आंतरिक अवपात क्षेत्र कांतली नदी वाला। उदयपुर बेसिन में गिरवा है। भोरहट का पठार, रघुनाथगढ़, सीकर, ये गलत हो गया, भोरहट का पठार या नहीं है, रघुनाथगढ़ सीकर में नहीं है। निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? छप्पन का मैदान, ये दक्षिणी भाग में। गोडवाड़ प्रदेश आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन जिले, ये राजस्थान बांगर में सम्मिलित है। नागौर उच्च प्रदेश राजस्थान की बांका पट्टी समस्या से ग्रसित है। फ्लोराइड की बांका पट्टी, यानी पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण शरीर में कुबड़ आ जाता है, तो ये ज़्यादातर नागौर में तो बांका पट्टी समस्या से ग्रसित है, वो है फ्लोराइड की समस्या। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? नागौर में। नागौर और अजमेर जिलों में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी कहा जाता है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? नागौर उच्च भूमि की 300 से 500 मीटर है वो औसत ऊंचाई है। नागौर उच्च भूमि लूणी बेसिन के उत्तर में समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंची उठी भूमि को नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। कितनी? 300 से 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर का मैदान संबंधित किस प्रकार सवाल। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले भूकंपों में सबसे कम प्रभावित है? गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ भूकंप बिल्कुल कम है। घग्गर का मैदान स्थित है गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में। घग्गर के मैदान का निर्माण घग्गर, सतलज, वैदिक सरस्वती, सौतांग नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात घग्गर का मैदान हनुमानगढ़, सिंहगंगानगर और अनूपगढ़ 3 जिलों में विस्तृत है। घग्गर का दोआब मैदान यानी 2 नदियों की भूमि जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्न किन नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्गर का दोआब मैदान है वो घग्गर और सतलज नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये हम सेकंड भाग में पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने पूरा कंप्लीट किया, उसके जो 4 भौतिक उप क्षेत्र है वो भी पढ़े, उनमें किस प्रकार विगत परीक्षाओं में आए हुए सवाल भी पढ़े। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। प्रत्येक टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे। ये भूगोल, फिर उसके बाद
कला, संस्कृति, हिस्ट्री, जो भी जुड़े, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सारे सारे सवाल देखेंगे। सामयिक योजनाओं से जुड़े हुए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।